हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। ठीक है, कैसे किसी एक कंपाउंड में आप किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड आउट करते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हमने पहला जो लॉ था आपका फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, देख लिया था। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और सेकंड हमारा जो लॉ है वो है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेकंड लॉ है वो है आपका लॉज ऑफ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन या इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोल सकते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखो लॉज को क्या है, जितने भी लॉज हैं उनको समझना है, उनके स्टेटमेंट को अपने को रखना नहीं। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपका वाटर है H2O, इस स्टेटमेंट का मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में अगर आप हाइड्रोजन का मास देखो तो कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है आपका 16 ग्राम। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं मास का तो वो आएगा 2:16, या हम इसे कह सकते हैं 1:8। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है आपका रेशियो है मास का, दोनों एलिमेंट्स का, वो हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। मतलब आप वाटर कहीं से भी ले आइए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो रहेगा आपका 1:8। आप कहीं से सी वाटर ले आइए तो भी यही रेशियो रहेगा, या फिर रिवर से ले आइए वाटर, सेम रेशियो रहेगा, या आप किसी भी रिएक्शन H2O2 की रिएक्शन से H2 बना लीजिए, तब भी आपका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 ही रहेगा। तो यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the elements, according to this law, the elements are combined to form a compound according to this law, the elements are combined to form a compound will be always in a will be always in their fixed mass ratio। हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब आपके एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, विल बी ऑलवेज इन देयर फिक्स्ड मास रेशियो, तो वो क्या होते हैं, हमेशा उनकी जो मास रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये है आपका इस लॉ का स्टेटमेंट। इररेस्पेक्ट, यहाँ और आप लिख सकते हो फिक्स्ड मास रेशियो इररेस्पेक्टिव टू दी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। मतलब आप वो जो कंपाउंड है वो कहीं से भी ले आइए, कोई भी आपका सोर्स हो, वो रेशियो जो रहेगा हमेशा मास का रेशियो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये है आपका सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सिंपल है, ठीक है।
इसको नोट करो। फिर हम नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो देखते हैं। प्लीज नोट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ। जो थर्ड लॉ है आपका वो क्या कहता है। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, देखिए एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। इसमें होता क्या है, आपको दो एलिमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको दो एलिमेंट्स हैं आपके पास और उनमें से आपको दो या दो से अधिक आपके कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, दो एलिमेंट से आपके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, उससे आपके दो कंपाउंड कौन कौन से फॉर्म होते हैं, एक तो कार्बन ऑक्सीजन CO और एक आपका CO2। तो अगर आपके पास दो या दो से अधिक एलिमेंट हैं और उनसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपके अगर फॉर्म होते हैं, उसमें अगर हम मास रेशियो देखें कार्बन और ऑक्सीजन का, इन दोनों में से क्या करना है आपको, एक एलिमेंट का मास क्या करना है, फिक्स करना है। यहाँ कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम और यहाँ पे कार्बन कितना है आपका 12 ग्राम। इसका मतलब हमने क्या किया, कार्बन के मतलब एक एलिमेंट के मास को क्या कर दिया है, फिक्स। तो जब हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद जो रेशियो होता है आपके सेकेंड एलिमेंट के मास का, वो हमेशा फिक्स होता है, एक रेशियो में होता है, होल नंबर के रेशियो में होता है। जैसे 16:32, 16:32 ये हुआ आपका 1:2 का रेशियो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे आपका एक बनता है N2O, एक बनेगा आपका NO, एक मान लीजिए N2O3 बनता है, ठीक है। इसमें भी अगर दो या दो आपके एलिमेंट हैं, उससे आपके दो या दो से अधिक क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देंगे, या तो नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो या फिर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दो। यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन का वेट है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 16, 28 के लिए आपको कितना चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 8 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम है, 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 16 ग्राम। यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 है, उसके लिए चाहिए आपको 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें हमने क्या किया, नाइट्रोजन के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसका जो रेशियो होगा मास का, वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें रेशियो, वो आता है आपके पास 8:16:24, इसको हम लिख सकते हैं 1:2:3, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, इससे बनता है आपका एक तो H2O, एक आपका बनता है H2O2। इसमें आप देख लीजिए हाइड्रोजन का 2 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 16 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 32 ग्राम, ठीक है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेगा। कितना रहेगा आपका 16:32, या हम कहें 1:2। आया समझ में आपके, आया। या फिर सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए आप, Na+O, इससे आपके बनता है एक तो Na2O बनता है, या फिर आपके बनता है Na2O2। तो इस लो को पहचान कैसे सकते हैं, पहले तो आपके पास दो एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, और उनसे आपके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनने चाहिए। कैसे पहचानेंगे, आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे है,
तो आप उनसे जो आपके कंपाउंड बन रहे हैं उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे H2 में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O2 में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तभी ये आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, अप्लाई होता है। इस लॉ की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, इस लॉ के अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन two or more compounds or two or more elements, when two or more elements are combined to form two or more compounds, when two or more elements are combined to form two or more compounds, then the ratio of the mass of element, the ratio of mass of one element which combine with fixed mass of another element will be in a simple ratio। नहीं आया होगा समझ में? आया? मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओके, तो आई होप आपने पॉज किया होगा और ये एग्जांपल नोट किए होंगे। मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two or more elements are combined to form two or more compounds, then the mass of one element, then the mass of one element which combine with a fixed mass of another element will be in a simple ratio, आया समझ में? When according to this law, when two or more elements are combined to form two or more compounds, then the mass of one element यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, which combine with a fixed mass of another element, मतलब another element कौन सा है? कार्बन, जिसका मास हमने क्या किया? फिक्स 12 ग्राम। अनदर एलिमेंट विल बी इन ए सिंपल रेशियो, तो इसका ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा मास का, वो क्या रहेगा? आपका सिंपल रेशियो रहेगा, 1:2, 1:2:3, 1:4, कुछ भी सिंपल रेशियो में रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपको पहचानना हो कि किन किन जगह पर ये लॉ अप्लाई होता है, किस किस कंपाउंड पे अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको पूछूं H2O और N2O, क्या ये यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो ठीक है आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। दोनों एलिमेंट्स क्या है? आपके डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, तभी आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। N2O ले लो, NO, N2O3, NH3, क्या ये अप्लाई होता है इनके ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि NH3 क्या है आपका डिफरेंट हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि तीनों में क्या है आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स क्या है आपके सेम। तो ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो तभी अप्लाई होता है जब आपके एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। एक नंबर बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और डेफिनेशन और ये एग्जांपल नोट कर लिया होगा। यहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो नोट करो, फिर हम इसकी लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं।
ओके, तो इसकी लिमिटेशन के बारे में हम देखते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है। अगर इसकी लिमिटेशन के बारे में देखें, आप मुझे बताइए H2O और D2O, क्या ये इस पे अप्लाई होगा। D2 होता है आपका 1H2, ये हाइड्रोजन है और ये है ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। उसमें ये आपका ड्यूटीरियम है, ठीक है। ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये जो लॉ है आइसोटोप्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आइसोटोप्स के ऊपर तभी अप्लाई होगा जब आपके एलिमेंट्स क्या हो, सेम। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है 1 है, ठीक है, मगर जो ड्यूटीरियम का मास है वो क्या है आपका 1H2। यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक मास यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, जबकि सब में एटॉमिक मास क्या है, नाइट्रोजन का सेम है, 14 है 14 है 14 है, कहीं पे भी चेंज नहीं है, ठीक है। इसलिए इस लॉ को हम आइसोटोप्स के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आइसोटोप्स क्या हो आपके सेम हो, ठीक है। सेम आइसोटोप्स मतलब जैसे आपका D2O है और साथ में है D2O2, ठीक है। ये से अगर आपके सेम आइसोटोप्स हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात नंबर 1, तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। इट इज ओनली वैलिड, इट इज ओनली वैलिड when if the valid if the same isotopes of the element will be used। अगर हम एक ही एलिमेंट के सेम आइसोटोप यूज में लें तभी ये एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम इसका जो थर्ड लॉ है, जो फोर्थ लॉ है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज नोटिस। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और इसके बाद हम इसका फोर्थ लॉ पढ़ते हैं, जो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक आप करेक्शन कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर नहीं आएगा, 2 एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है आपके 2 ही एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन या जो भी है, 2 एलिमेंट्स। ओके, क्लियर कीजिए। नाउ अब हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये देखो लॉ क्या कहता है, ये हम देखते हैं। इसका हम एक सिंपल हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लो कार्बन है, ठीक है, इसमें हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने 2 एलिमेंट्स काम में लिए थे, इसमें हम आपके 3 एलिमेंट्स काम में लेंगे, ठीक है। सपोज करो एक कार्बन है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला कोई एक एलिमेंट बताओ, CH4, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला कोई भी एक कंपाउंड, CO2, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब आप एक एलिमेंट की 2 डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्शन करवाते हो या उनके साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हो, तब एक कंपाउंड जिसका फिक्स्ड मास है, यहाँ पे कार्बन का कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे भी कार्बन का कितना है 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना है आपका 4 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम। तो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, उनका जो रेशियो होता है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो अगर यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, वो क्या आएगा आपका 4:32,
या इसको हम बोल सकते हैं 1:8, 1:8। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के एक कंपाउंड बनाते हैं नया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है आपका? वाटर, H2O। तो ये जो रेशियो होता है 1:8 का, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यहाँ पे वो क्या रहेगा, या तो सेम रहेगा या फिर क्या रहेगा, सिंपल मल्टीपल में रहेगा। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो क्या आएगा आपका 2:16, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1:8। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका रेशियो है वो क्या है, सेम है। सेम भी हो सकता है, मल्टीपल में भी हो सकता है। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। कार्बन की रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फर और ऑक्सीजन से, ठीक है। कार्बन और सल्फर का कोई भी प्रोडक्ट CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का CO2, ठीक है। और सल्फर और ऑक्सीजन का अभी हम देख लेते हैं SO2, ठीक है। क्या है आपका SO2। अब देखिए कार्बन एक एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे भी कार्बन का वेट 12, यहाँ पे भी कार्बन का वेट 12, मतलब कार्बन का वेट क्या है हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट, ये सल्फर का वेट कितना हुआ 64, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो 32 इंटू 2 64। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ 32। यहाँ हम रेशियो देखते हैं सल्फर और ऑक्सीजन का, कितना रेशियो आता है 64:32, या हम कह सकते हैं 2:1। अब जब सल्फर और ऑक्सीजन का कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बनेगा फॉर्म नया, तो उसमें जो रेशियो होना चाहिए सल्फर और ऑक्सीजन का, या तो सेम होना चाहिए या इसके मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें जो रेशियो है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 32, ये क्या है आपका 1:1 रेशियो है। मल्टीपल में 2:1 1:1 का बिल्कुल है। कैसे देखो 2:1 क्या होता है 2/1 लिख सकता हूँ मैं, और ये 1:1 का 1/1 लिख सकता हूँ मैं। 2/1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2, तो 2:1 क्या हुआ 1/1 का मल्टीपल में रेशियो हुआ, ठीक है। तो यही है आपका लो, कौन सा वाला, लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लो। ये लो क्या कहता है कि जब आप एक एलिमेंट की रिएक्शन करवाते हो और उससे कि दो डिफरेंट एलिमेंट से, और उससे आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हो, तब वो जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं उनमें एक जो एलिमेंट है उसका तो मास क्या होगा फिक्स, ठीक है। और जो दूसरे एलिमेंट है उनका जो मास का रेशियो होगा वो, या तो वो जो रेशियो होगा, और वो जो एलिमेंट है जब वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, तो उनके जो मास का रेशियो है वो दोनों रेशियो या तो सिंपल होंगे, सेम होंगे, या फिर क्या होंगे एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे, ठीक है ना। इस लो को क्या है आपको समझना होता है मेन, तो इसकी डेफिनेशन या इसका स्टेटमेंट देखने जाओगे तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, ठीक है। लेकिन इसको पहचानना आना चाहिए आपको कि इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। पहचानना मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे आपके पास CH4 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और CO2 दिया हुआ है, इसको पहचानते कैसे, देखो सबसे पहले देखो आपके पास तीन डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। क्या तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्लियर। अब जो आपके दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स है, उनमें एक एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में है एक एलिमेंट फिक्स हो गया। एक में है डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और दूसरे में डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन। अब आपका जो थर्ड कंपाउंड बनना चाहिए वो किससे बनना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये लो आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, ठीक है। यही सेम एग्जांपल इसी का अगर हम देखें CH2, CO2 और SO2, कोई से भी दो ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ये दो ले लिए, कार्बन, CO2 और SO2। इसमें ऑक्सीजन फिक्स है एक एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से, कार्बन और सल्फर। अब जो आपका तीसरा कंपाउंड बनना चाहिए वो किससे बनना चाहिए, कार्बन और
सल्फर से बन रहा है। अगर बन रहा है तो इन दोनों के ऊपर आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। क्लियर है? देखो अभी कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपको पूछूं H2O, N2O, NH3, NaCl, NaBr, NaI, दो एग्जांपल ये ले लीजिए। इसके अलावा आप CH2, SO2 और SO3 ले लीजिए। अगर मैं आपको पूछूं ये एग्जांपल मैंने आपको दिए, इसमें किस किस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है? एक बार ट्राई करो, किया ट्राई? देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने एक को फिक्स कर दिया, हटा दिया। H2O और N2O ऑक्सीजन फिक्स है दोनों में। अब जो तीसरा कंपाउंड बनना चाहिए आपका किससे बनना चाहिए? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसका मतलब आपका ये अप्लाई इस पे होता है। यहाँ पे देखो NaCl और NaBr, Na कॉमन है आपका, उस एक में Cl और एक में है Br। इसका मतलब जो आपका थर्ड कंपाउंड बनना चाहिए वो Cl और Br से बनना चाहिए। बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे देखो SO2 और SO3 है, दोनों कॉमन ही हो गए। या फिर इसको ले लो, आपको CH2 और SO2, सल्फर है, सल्फर कॉमन है, ठीक है। दूसरे दो डिफरेंट एलिमेंट है आपके, कार्बन और ऑक्सीजन। तीसरा कंपाउंड जो आपको बनना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन से बनना चाहिए, बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये लो अप्लाई नहीं होता है। तो सिंपल है, पहचानना सिंपल है। इसको पहचानने के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट वगैरह नहीं आता है, लेकिन स्टेटमेंट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल के जरिए पहचानना आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट करो एक बार, फिर मैं इसका आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट ये कहता है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका CH4, CO2 और H2O। ये लोग कहता है आपका, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when an element combine with two different elements to form two different compounds, then the compounds in which then the compounds in which the mass of one element is fixed and the mass of one element is fixed, then the mass of two different elements will be in simple ratio or in multiple
ratio in which these two elements combine with each other। देखो ये इसका स्टेटमेंट है, थोड़ा सा बहुत ही बड़ा है और कंफ्यूजन सा है, इसको हम समझते थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विथ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एन एलिमेंट कार्बन कंबाइन विथ टू डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं आपके CH4 और CO2। देन द कंपाउंड्स इन विच द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स, यहाँ पे कार्बन का फिक्स है 12 ग्राम दोनों में। इन विच द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स, देन द मास ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मास ऑफ, यहाँ लिख दीजिए अदर टू, द मास ऑफ other two different elements means hydrogen and oxygen, the mass of other two different elements will be in simple ratio or in multiple ratio in which these two elements, कौन से, hydrogen and oxygen, in which these two elements combine with each other, जब ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में each other combine होते हैं तो उसी का आपका सेम रेशियो रहेगा या फिर उसी के मल्टीपल में रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका स्टेटमेंट, थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको पहचानना आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं, स्टेटमेंट देखो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पहचानना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस वो उसी के ऊपर ही बेस्ड आते हैं। ठीक है, वो आपको याद आना चाहिए, इसको आप याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, बट पहचानना आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद हम, ये आपका फोर्थ लॉ है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, फोर्थ लॉ है। उसके बाद हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम फिफ्थ जो हमारा लॉ है वो पढ़ लेते हैं, जो है आपका गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, कौन सा है, गै-लुसैक्स। ओके, तो जो हमारा फिफ्थ है लॉ वो है आपका गै-लुसैक्स लॉ। कौन सा, गै-लुसैक्स लॉ, और इसे हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, देखिए ये क्या कहता है, इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसका सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है, एक बार हम लिख लेते हैं। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases are combined, according to this law gases are combined in a simple ratio, in a simple volume ratio to form a product, and if the product is also a gas, then it will bear a simple volume ratio. It will bear a simple volume ratio, with reactant gases। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ gases are combined in a simple volume ratio to form a product, and if the product is also a gas, then it will bear a simple volume ratio with reactant gases। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं आपको। देखिए एग्जाम्पल जैसे हम देखें, ये आपका N2 गैस जब ये कंबाइन होती है हाइड्रोजन H2 गैस के साथ, तो आपके बनता है NH3 गैस। ठीक है,
क्लियर? इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? When gases are combined in a simple volume ratio, गैसेस आपस में कंबाइन हो रही है सिंपल वॉल्यूम रेशियो में तो फॉर्म ए प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज आल्सो ए गैस, प्रोडक्ट क्या है आपका गैस है, देन इट विल बी बियर ए सिंपल वॉल्यूम रेशियो। ये जो आपकी कंडीशन होती है ये होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई हो जाता है आपका लो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर पहले से ही कांस्टेंट है, तो वी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं मोल्स के साथ। मतलब जो हम मोल्स के लिए एप्लीकेबल करेंगे चीजों को, वही किसके लिए एप्लीकेबल होगी? वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वही यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम लेता हूँ और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम लेता हूँ, तो अमोनिया कितना बनेगा आपका? 2 वॉल्यूम। इसका यूज कहाँ होता है? देखो, अगर मैं कहूँ आपको, मैंने हाइड्रोजन के लिया 150 ml, या यूं कहूँ मैं हाइड्रोजन का लिया मैंने 300 ml, तो हाइड्रोजन के 300 ml के लिए मुझे नाइट्रोजन के कितने ml की जरूरत पड़ेगी? आप देख के बता सकते हो। 3 के लिए 1, तो 300 के लिए 100 ml। उससे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? 200 ml, ठीक है। तो सिंपल सा लॉ है, इसको हम और डिटेल में आपके और फर्दर आगे पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है गैसेस स्टेट, उसमें ये और फर्दर डिटेल में आता है, तो वहां पे हम इसको और अच्छे डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम अपना लास्ट जो लॉ है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लीज नोट। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम हमारा जो लास्ट लॉ है वो हम देख लेते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 6th लॉ वो है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सिमिलर कंडीशन, और हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर contains equal number of moles, या हम कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। और यहाँ पे आप हाईलाइट करके लिख सकते हो, एटम्स में बी डिफरेंट, इसी को भी हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे पीवी इक्वल टू आपका होता है एनआरटी अंडर सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपका प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर पहले से कांस्टेंट है, और इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सभी के मोल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लेते हैं गैस H2 ले लेते हैं, SO2 ले लो, आप CO2 ले लो, या SO3 ले लो, ठीक है। अगर हम इनमें बात करें तो जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे? आपके सेम। क्या होंगे? आपके सेम होंगे। जैसे इसके 1 मोल है, या फिर इसके n मोल है, इसके भी क्या होंगे? n मोल। इसके भी CO2 के भी और SO3 के भी आपके n मोल होंगे। और अगर हम मोलिक्यूल्स की बात करें तो 1 मोल में होते हैं Na, तो n मोल में कितने होंगे? n इंटू Na। इसमें भी n इंटू Na, सेम n इंटू Na, और इसमें भी क्या होंगे? n इंटू Na। अब अगर हम बात करें एटम्स की, किसकी? एटम्स की, तो क्या एटम सेम होंगे? नहीं। इसमें कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू n इंटू Na। SO2 में कितने एटम है? 3, तो 3 इंटू n इंटू
Na। CO2 में 3 एटम्स है तो 3 इंटू N इंटू Na, और SO3 में आपके 4 एटम्स है तो 4 इंटू N इंटू Na। तो आपके मोलिक्यूल सेम हो सकते हैं, अगर आपके मोल सेम है तो मोलिक्यूल सेम हो सकते हैं, बट एटम्स क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स के लिए हम यह कह नहीं सकते कि एटम्स सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये है आपका 6 लॉ, एवोगैड्रो लॉ। इसे भी हम PV = nRT से आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका गैसेस स्टेट है उसमें दोबारा यूज में आएगा और हम इसको दोबारा से वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने लॉज पढ़े हैं जो भी आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के थे। आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उनको सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हमने देखा। इसके बाद हमने ले-लुसैक्स लॉ देखा और एवोगाड्रो लॉ देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।